shot, extravagance at the end. इंडिया बढ़ेगा इंग्लैंड से 1 जुलाई से धुलाई का मजा अब सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की रात शूटिंग स्टार्स की है अनु। तुमसे मिलने के बाद से मैं इस रात का इंतजार कर रहा था और आज फाइनली वो रात आ चुकी है। ये लो, आसमान के तारे जमीन पर आ रहे हैं जब मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। अर्पण, इनफ, अब मैं रो दूंगी। ऐसे ही जगमगाएगी हमारी हर रात। आज तुमसे बस इतना ही पूछना है, Will you marry me? मुझसे शादी करोगी? हेलो सर। सर वही है वो लोग जिन्होंने आपको फोन किया था। आइए। क्या हुआ क्या यहाँ? सर यहाँ नहीं, कहीं और हुआ है। तो कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है हमें नहीं पता सर। सर आप प्लीज अर्पण को ढूंढ लीजिए सर। सर हम उसे कब से कॉल कर रहे हैं सर, वो नहीं उठा रहा। अनु भी कॉल कर रही है सर, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। अरे एक मिनट जरा आराम से, पहले हम लोग को समझ लेने दीजिए। ये अर्पण कौन है और हुआ क्या है उसके साथ? सर क्या हुआ है हमें नहीं पता, पर कुछ तो जरूर हुआ है। हम सबने देखा वो धप से गिर गया। कहाँ पे? वीडियो में शूटिंग स्टार ने उसे हिट किया और वो गिर गया। शूटिंग स्टार? सर पिछले कुछ हफ्तों से अर्पण उसी रात का इंतजार कर रहा था कि मेटेओर्स का शावर हो और वो अपनी गर्लफ्रेंड अनु को प्रपोज करे। वो कहता था कि आज की रात सारे सपने सच हो जाएंगे। वो पूरी तैयारी में था, पूरी प्लानिंग में था, तभी उसने वो वीडियो भेजा था। अनु सही में सब काम कर रहा है। अर्पण ने कहा था वो अब तक आ जाएगा और रात के 2 बज चुके हैं, अब तक नहीं आया। कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। अरे कितना टेंशन लेगी, आ जाएगा वो। Let me just be. You guys go enjoy dance. तू जानती है ना उसे शो ऑफ करने में कितना इंटरेस्ट है। रोमांटिक मूवी देख देख के वो खुद को रोमांटिक हीरो समझने लगा है। अभी लगा कोई ड्रामेटिक एंट्री। गाइस देखो उसका वीडियो मैसेज आया है। आज की रात शूटिंग स्टार्स की है। सर अर्पण को आकाश से, चांद सितारों से मोहब्बत थी। आसमान को टकटकी लगाए बैठना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसके फादर इंडिया के बहुत फेमस मेट्रोलॉजिस्ट है और उन्होंने उसे सब कुछ सिखाया है, चांद सितारों ग्रहों के बारे में सब पढ़ाया है। ये अर्पण कुछ पता है कहाँ गया था? नहीं पता सर, ये केप्ट इट अ सीक्रेट। और सर वो रिसोर्ट से 10:30 को निकला था और उसने कहा था वो 4 किलोमीटर दूर जा रहा है, जहाँ से वो फोन भी करने वाला था। कैसे गया वो वहाँ? सर वो बाइक से गया था। अच्छा उसने वो वीडियो भेजा था ना? नहीं लीजिए सर। वीडियो सुबह 2 बजे आया। अरे अर्पण ने अपने मोबाइल से भेजा? पर सर फोन तो उसके हाथ से गिर गया था, फिर ये वीडियो उसने भेजा कैसे? सर एक शूटिंग स्टार एक आदमी को चुनकर उस पर गिरे, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अब देखना तो पड़ेगा ही ना, सचमुच कुछ हुआ ना हो। सरपन का मोबाइल फोन ट्रेस करते हैं, पता करो लास्ट लोकेशन कहाँ पे थी उसकी। सर सर अर्पण की फोन की लोकेशन यही है, वो यहीं कहीं होना चाहिए। सर उस तरफ। सर वो देखिए, ये अर्पण की बाइक होगी। सर आगे है। ये जगह है, ये एकदम खुली हुई है, यहाँ से पूरा आकाश दिख रहा है। लगता है अर्पण वीडियो यहीं कहीं बनाया होगा।
पंकज 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 सर पंकज ठीक हो गया पंकज तो पूरा जल गया है। ये फोन, ये लगता है ट्राइपॉड यहाँ रखा होगा। यहाँ से वो वीडियो बना रहा था ना, जो वीडियो में देखा था हमने, वो सामने है और मीटराइट इधर से हिट की तो फिर फोर्स से इधर गिरना चाहिए ना ये ट्राइपॉड, और इसको भी इधर, और ये तो इधर गिरा है, ट्राइपॉड वहां पे है। तो ये मीटराइट इस तरफ से आया क्या? कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही। अनबिलीवेबल है। तो ये देखो, ये आसपास की ये जमीन पूरी जली हुई है। अगर एक मीटराइट होता तो उसका फोर्स जबरदस्त है, यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा होना चाहिए था। हाँ, मीटराइट की जो वेलोसिटी है आते बहुत जबरदस्त है, वो उसका इम्पैक्ट खतरनाक होता है। वो लेक लोनार देखा है ना, 150 फीट गहरा है वो गड्ढा। कहीं वही छोटे साइज का मीटराइट तो नहीं था? अगर ऐसा होता तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना तो कहीं नजर आता। यहाँ पे आसपास तो कोई फ्रैगमेंट्स भी नहीं है मीटराइट के। ये पत्थर के टुकड़े कहीं ये न्यूटोराइट के तो नहीं है, जले हुए भी है। देखिए अब ये तो वही बता सकते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, चाणक्य साहब को। अभिजीत, ये इसके शरीर पर ये बर्न के निशान तो हैं, लेकिन बहुत सरफेस लेवल पे, इतने गहरे नहीं है जिससे साबित हो कि कोई उल्का पिंड आकर के इससे टकराया, उसकी आग से जला है। और देखो, उल्का पिंड अगर गिरेगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ गिरेगा, कितनी हीट जनरेट करेगा, यहाँ सब कुछ जल जाएगा। लेकिन इसकी तो रिब केज पूरी की पूरी सही सलामत है, हड्डियां सलामत है। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। किसी ने इस तरह से प्लान किया है कि ऐसा लगे कि मीटराइट आके से टकराई और जलने की वजह से इसकी मौत हुई है ना? तो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि इसकी मौत मीटराइट की वजह से नहीं हुई? नहीं अभिजीत, कंफर्म अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एक हल्की धुंधली धुंधली से तस्वीर नजर आ रही है। साफ बात क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आ रही। देखो, अगर कोई उल्का पिंड गिरता है तो उसके साथ साथ छोटे छोटे रॉक के और धूल के कण भी गिरते हैं, एकदम जलते हुए रोशनी के साथ। और इतनी रोशनी होती है, इतनी गर्मी होती है, इसीलिए हम उन्हें शूटिंग स्टार्स कहते हैं। सर, ये पत्थर तो मिले हैं ना हमें? गुड, ये पत्थर मिले हैं तो इन्हें लैब में ले जाकर चेक करेंगे, पता लगेगा क्या है। तो सर, ये पक्का कॉस्मिक एक्सीडेंट है? डॉक्टर साहब, कोई ऐसा हुआ है कि किसी की मौत हुई हो या चोट पहुंचाई हो इस मीटराइट ने? नहीं भैया, मुझे नहीं लगता। हिस्ट्री में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि मीटराइट की वजह से किसी की मौत हुई। सर, एक केस था ना अमेरिका में, मैंने पढ़ा था, एक औरत के घर पर उल्का गिरने की वजह से वो घायल हो गई थी। You're right? ये 1954 का किस्सा है, लेकिन उसे मौत नहीं हुई थी। दरअसल क्या हुआ कि एक क्रिकेट की गेंद जैसा उल्का पिंड गिरा घर पर और छत को फाड़कर सीधा घर के अंदर घुस गया। उस औरत को चोट आई थी, लेकिन वो मरी थी। मुझे नहीं लगता आज तक कोई मरा है उल्का पिंड पे। तो फिर इस वीडियो का क्या? वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि कोई शूटिंग स्टार टकराया और अर्पण की मौत हो गई। अगर उल्का की वजह से आज तक किसी की मौत नहीं हुई है तो हो सकता है वो वीडियो टैम्पर्ड हो, किसी ने ऐसे दिखाने की कोशिश की कि इसको वो मीटियोर टकराने की वजह से इसकी मौत हो गई, पर एक्चुअली वो वीडियो फेक हो। चेक करना पड़ेगा। आसमान के तारे जमीन पर आ रहे हैं जब मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। ऐसी ही जगमगाएगी हमारी हर रात। आज तुमसे बस इतना ही पूछना है, विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करोगी? सर, ये वीडियो फेक नहीं है, हमारी टेक्निकल टीम ने भी कंफर्म किया है। ना ही इस वीडियो को एडिट किया है, ना टैम्पर किया गया है।
और सर ये वीडियो अर्पण के फोन पे ही रिकॉर्ड हुआ है, मतलब साउथ हिल पे जो हुआ है वही रिकॉर्ड हुआ है। पूरी मान लिया कि ये वीडियो फेक नहीं है, पर हमारा साळुंख है वो तो कंफर्म नहीं कर रहा है ना कि अर्पण की मौत उल्कापात से हुई। वो तो कहता है कि मौत किसी और भी कारण की वजह से हो सकती है। तो फिर वो क्या था जिसकी वजह से अर्पण की मौत हो गई? क्या था वो? सर अगर उल्का नहीं तो कुछ और गिरा होगा आसमान से अर्पण पे, पर क्या हो सकता है? जवाब मिल रहा है नहीं, सवाल बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे सवाल का तो जवाब मिला ही नहीं सर। कौन सा सवाल? अर्पण ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वीडियो बनाया, मगर वीडियो खत्म होने से सर पहले वो, तो फिर नितिन को वीडियो भेजा किसने? अरे इम्पॉसिबल नहीं है पंकज, हम वीडियोस, मैसेजेस और ईमेल्स को शेड्यूल कर सकते हैं। बर्थडे विशेस वगैरह शेड्यूल करके रखते हैं ना, ताकि समय आने पर डिलीवर हो जाए, भूल भाल ना जाए। स्मार्टफोन में ये फैसिलिटीज हैं। तो सर हो सकता है कि अर्पण ने भी टाइम सेट करके रखा हो और 2 बजे ये वीडियो नितिन को जाके मिला। अर्पण तो चला गया पर फोन ने वही किया जिसके लिए वो सेट था। ये अर्पण जो है इसने वीडियो क्यों बनाया, पर्पस क्या था? अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। तो जब उसने वीडियो बनाया तो वो वीडियो को इमीडिएटली भेज देना चाहिए था गर्लफ्रेंड को, मगर उसने उस वीडियो को शेड्यूल किया सर, ऑटो सेंड पे डाला। क्यों? बहुत स्मार्ट किलर होगा सर। हाँ, बहुत ही स्मार्ट किलर जो एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। वो किलर जो जानता है कि अर्पण क्या चाहता है और जिसने अर्पण की चाहत उसकी मौत की वजह बना दी। सर वो स्मार्टफोन, आई मीन स्मार्ट किलर है कौन, वो कैसे पता चले? उन 5 दोस्तों से जाकर मिलो, बात करो उनसे, पता लगाओ कि उनमें से कौन जानता था कि अर्पण अनु को प्रपोज करने वाला है, और है कौन उनमें से जो जानता था कि अर्पण रात को साउथ हिल पर अकेले रहने वाला है। सर अर्पण बहुत रोमांटिक था, एकदम फिल्मी, इसलिए शायद उसने ये सब प्लान किया। अनु को रिंग देना, वो जगह, मीटियर शॉवर होना, और वो हम सबसे बहुत अलग था सर, एकदम ड्रामेटिक। इसलिए शायद रात को 10:30 बजे वो वहां चला गया। ये सब हम पहले भी सुन चुके हैं। तुम ये बताओ कि आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी अर्पण से? सर 12:15 बजे। वो कह रहा था कि वो रेडी है, जैसे ही आसमान में शूटिंग स्टार्स नजर आएंगे वो वीडियो भेज देगा। तुमसे बात करने के बाद और मरने से कुछ मिनटों पहले उसने वीडियो बनाया था, जिसे उसने ऑटो सेंड शेड्यूल किया था 2 बजे के लिए। तो जो कुछ भी हुआ है 12:15 से और 2 बजे के बीच हुआ है। इस प्लान के बारे में और कौन कौन जानता था? मुझे और अनु दोनों को कुछ नहीं पता। एक्चुअली सर सिर्फ हम तीनों को बताया था अर्पण ने, उसने टीना को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि इसके पेट में कोई भी बात रहती नहीं है। अर्पण चाहता था ये सरप्राइज ही रहे। अच्छा, अर्पण ने वो वीडियो साउथ हिल, वो वीडियो बनाने के लिए वो जगह क्यों चुनी? उसे पता था कि वहां से वो शूटिंग स्टार्स ठीक से नजर आएंगे? तुम लोगों ने बताया कि उसके फादर मेटेरोलॉजिस्ट थे, तो क्या उन्होंने अपने बेटे को बताया? नहीं सर, दोनों में 36 का आंकड़ा था। नहीं सर, वो अपने पापा की बात सुनता ही नहीं था। वो एक्चुअली उसके फादर अनु और अर्पण के रिलेशनशिप के खिलाफ थे। तो फिर किसने बताया उसे कि साउथ हिल से शूटिंग स्टार्स एकदम ठीक से नजर आएंगे? सर मोहिला। मोहिला? सर आप मोहिला को नहीं जानते? वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, 1 मिलियन फॉलोअर्स है, और अर्पण उसका बहुत बड़ा फैन था। उसकी हर एक वीडियो 2-2 बार देखता था। वो एक एस्ट्रोलॉजर थी, वो ऑनलाइन सेशंस भी रखती थी उसके लिए। तो सर वो उसका सिर्फ फैन नहीं था, वो उससे ऑब्सेस्ड था। वो उसके फादर से ज्यादा मोहिला की बात मानता था। तो मोहिला ने उसे कहा साउथ हिल जाने के लिए? हाँ सर, उसी ने कहा होगा, और कौन बताएगा? हमें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चल के मिलते हैं इस एस्ट्रोलॉजर महिला से, पता तो चले कि वो सिर्फ भविष्यवाणी करती है या फिर भविष्य को कंट्रोल भी करती है। या तुम इस महिला से मिलो, तब तक मैं अर्पण के फादर से मिलता हूँ। सर क्या अब हम सब जा सकते हैं अपने घर? किसने रोका तुम लोगों को? जाओ, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना। किसने जान ली अर्पण की? अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि एक मीटेराइट ने। मीटेराइट? व्हाट? आपको क्या लगता है अशोक जी? अर्पण की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? दुश्मनी? उसके दोस्त, हमारे पड़ोसी सब पसंद करते थे, बस एक को छोड़ के। कौन? उसकी फ्रेंड अनु के पिता दिग्विजय। वो उसे नापसंद करते थे, लेकिन नफरत नहीं करते थे।
उनकी नजर में अनु के लायक नहीं था। ये दुश्मनी तो नहीं है। अब मेरा बेटा तो दीवाना था उनकी बेटी का, शादी करना चाहता था उससे, उसे प्रपोज करना चाहता था। कहता था कि कोई स्पेशल डे है, क्या नाम है, सोशल मीडिया एस्ट्रोलॉजर मोहिला। हाँ, उसके लिए मोहिला की वाणी जैसे भविष्यवाणी। जैसे ही मैं कुछ कहता तो एक ही जवाब आता कि मोहिला ने कहा है कि स्टार उसके साथ है, उसकी शादी अनु के साथ होगी। अगर वो मीटियोर शावर के नीचे ये विश करे तो ये विश पूरी होगी। 1 मिलियन फॉलोअर्स मोहिला को फॉलो करते हैं। शी इज अ सेलिब्रेटेड एस्ट्रोलॉजर। उसने कहा है कि मीटियोर शावर साउथ हिल पर होगा। इवन गॉड्स फुलफिल विशेस ड्यूरिंग मीटियोरिक शावर्स। ग्रीक लोगों के जमाने से चल रहा है ये बिलीफ। सिर्फ आप इसे नहीं मानते तो मैं क्या करूं? 10 लाख लोग किस बेवकूफ की बातों पर भरोसा करते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनमें से एक मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। और क्या जानती है मीटियोरोलॉजिस्ट के बारे में? दुनिया मेरे कैलकुलेशंस को जानती है और समझती है। बात आई समझ में? और ये जो तुम शावर की बात कर रहे हो ना, वो नॉर्थ से नजर आएगा, साउथ से नहीं। आप पर भरोसा किया ना तो जिंदगी भर लूजर बन के रह जाऊंगा। काश मैं उस दिन रोक पाता उसे, काश मैं उसे रोक पाता। मेरा काश मैं उसे रोक पाता। संभालिए अपने आप का। जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है? सर, अर्पण को नॉर्थ हिल जाना था, मगर मोहिला ने उसे साउथ हिल भेजा। अब असली कहानी क्या है ये तो मोहिला ही बताएंगे। कमाल है। समझे? ये नकली मीटियोराइट के फ्रैगमेंट है ना? नहीं नहीं, ये असली है। रियल फ्रैगमेंट ऑफ मीटियोराइट। असली है? हाँ। मतलब इससे अर्पण की मौत हो गई है? नहीं। अरे नहीं, क्या नहीं? यार हाँ या नहीं ये मुझे भी नहीं पता है अभी तक, लेकिन एक बात पता है जो बताता हूँ। आप बता। ये देखो बस, ये इसके शरीर पर ये एकदम वर्टिकल जले हुए मार्क्स। ये किसी कॉस्मिक एक्सीडेंट की वजह से हो ही नहीं सकता है। तो फिर कि किसी ने आग का गोला बरसाया है इस पर। यूनिवर्स ने नहीं, किसी इंसान ने। तो ये उल्कापात से नहीं मरा है ना। सर, आईटी डिपार्टमेंट से मैसेज है। अर्पण ने मैसेज शेड्यूल किया था रात 1:30 बजे और शेड्यूल टाइम था रात 2 बजे और उसी वक्त नितिन को मिला था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों? अरे ये 1:30 बजे कैसे शेड्यूल कर सकता है भाई? सर, फोन की सेटिंग से शेड्यूल कर सकता है। बॉस, इसकी मौत का समय रात के 12 बजे, ये 1:30 बजे कैसे शेड्यूल कर सकता है? इम्पॉसिबल। तो फिर किसने भेजा होगा? खूनी ने? बिल्कुल, खूनी ने ही भेजा है, क्योंकि खूनी चाहता था अर्पण के दोस्तों को पता लगे कि अर्पण मर चुका है। खूनी ने रात के 12 बजे अर्पण का खून किया, 1:30 बजे वीडियो शेड्यूल किया और रात के 2 बजे सभी दोस्तों ने वीडियो देख लिया और देखा कि अर्पण मर चुका है उल्कापात से। मोहिला जी रेडी? 5 मिनट्स। ओके। एक्सक्यूज मी सर, किससे मिलना? मोहिला जी? उनकी रिकॉर्डिंग शुरू है 5 मिनट, आपको वेट करूंगा। मोहिला जी? सीआईडी? आप लोग यहाँ कैसे? आपसे कुछ सवाल करने। आप इसे जानती हैं? नो, who's he? आप इसे नहीं जानती, पर ये आपका बहुत बड़ा फैन था। आपके प्रेडिक्शन से ऑब्सेस था वो, और शायद आपसे भी। बहुत से लोग मेरी प्रेडिक्शंस को मानते हैं, फैंस भी बन जाते हैं, और ऑब्सेस था से आपका क्या मतलब? क्या उसने मुझे अनफॉलो कर दिया या अनसब्सक्राइब कर दिया? ही इज डेड। कल रात उसकी मौत हो चुकी। दरअसल बात यह है कि ये लड़का अर्पण, ये
आपके प्रेडिक्शन पे भरोसा करके अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए वो उस जगह पे गया जिसे आपने प्रेडिक्ट किया था कि वहां पे जाने से विश पूरी हो जाती है। वही जगह साउथ हिल। वहां पे उसकी विश तो पूरी नहीं हुई, पर एक शूटिंग स्टार ने उसकी जान ले ली। आपने प्रेडिक्ट किया था कि साउथ हिल पर मिट्योर शावर होंगे। कैसे? कोई साइंस है इसके पीछे या बस लोगों को बेवकूफ बनाने का नया तरीका है? और 1 मिलियन फॉलोवर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैसे बात कर रही हैं आप? मैं कोई जाके भीख नहीं मांगती हूँ कि मुझे फॉलो करो, और ये कोई शूटिंग स्टार वाला पॉडकास्ट किया भी नहीं है मैंने। हमारा प्लान था वो प्लान ड्रॉप हो गया। और हाँ, ना ही मैं फेक हूँ और ना ही मेरी प्रेडिक्शंस। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोनॉमर भी हूँ। अगर आपने ये शूटिंग स्टार वाला कोई वीडियो रिलीज नहीं किया था तो फिर वो वीडियो अर्पण के पास कहां से आया? और उसने अपने दोस्तों से भी यही कहा था कि आपके प्रेडिक्शन के भरोसे वो वहां साउथ हिल में जाने वाला है। आई डोंट नो। और अगर ऐसा कोई पॉडकास्ट मैंने किया भी होता तो मैं साउथ हिल क्यों बोलती? मुझे पता था मिट्योर शावर नॉर्थ हिल में होने वाला है। नॉर्थ हिल? अर्पण के पिताजी ने भी उससे यही कहा था। उसका यही कहना था कि वो उनसे ज्यादा आपके प्रेडिक्शन पे भरोसा करता है। अगर आपने कोई वीडियो नहीं डाला है सोशल मीडिया पर या पर्सनली, तो फिर किसने किया ऐसा? वेट। नीलिमा से मेरी इस बारे में बात हुई थी। वो मेरा इंटरव्यू करने वाली थी। कौन है नीलिमा? एक न्यूज चैनल की सीनियर रिपोर्टर है। वो ये स्टोरी कवर करने वाली थी, पर मैंने उसे भी नॉर्थ हिल ही बताया था, साउथ हिल नहीं। अगर ऐसी कोई वीडियो भेज सकता है तो वो सिर्फ नीलिमा भेज सकती है, पर उसने तो कहा था कि ये टेलीकास्ट ही नहीं हुआ है। What the hell, नीलिमा? तुम इतने बड़े न्यूज चैनल की इतनी रेप्यूटेड जर्नलिस्ट होके भी मेरी स्टोरी पे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? 1 मिनट मोहिला जी, काम डाउन। शाउट मत कीजिए और मुझे ब्लेम भी मत कीजिए। आपका वीडियो ना वो टेलीकास्ट ही नहीं हुआ तो गलती कैसी? एक 20-22 साल के लड़के की जान गई है तुम्हारी स्टोरी की वजह से। मोहिला जी प्लीज, ये आपको क्या हो गया है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो वीडियो ड्रॉप कर दिया था। पोस्ट पर किसी बोट के डूबने की खबर आई थी, उसे प्रायोरिटी दी गई। एक मिनट नीलिमा जी, मैं आप दोनों के बीच में बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ, सीआईडी से। अच्छा, आपने ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया है मोहिला जी के साथ, क्या उस वीडियो को आपने किसी को भेजा है पर्सनली? वो एक वीडियो था सर। रिडायल करिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। ठीक है, थैंक यू। देर में प्रयत्न करें। नीलिमा जी का फोन बिजी आ रहा है, मतलब वो किसी को कॉल कर रही है कंफर्मेशन के लिए कि नीलिमा खुद इस सब में इन्वॉल्व है। उसी ने वीडियो बनाया है जिसमें नॉर्थ हिल के बजाय साउथ हिल कहा है उसने। पर सर, अगर नीलिमा ने ये वीडियो टेलीकास्ट किया ही नहीं तो फिर ये वीडियो अर्पण के पास गया कैसे? सर, हमें ये भी पता करना होगा कि ये वीडियो किस किस के पास गया है। पूरी किसी को तो पता था कि ये अर्पण क्या करने वाला था उस रात जब उल्का की बौछार होने वाली थी, और उसने उसी बात का फायदा उठाया। नॉर्थ हिल में बहुत भीड़ होने वाली थी इस कॉस्मिक इवेंट को देखने के लिए, तो खूनी ने जानबूझकर साउथ हिल में बुलाया अर्पण को अपने काम को अंजाम देने के लिए। और ये नीलिमा, उसने उस वीडियो में साउथ हिल कहा है नॉर्थ के बजाय। क्यों? उसका जवाब तो वही दे सकती है। चलो। अच्छा, ओके, ठीक है। नीलिमा क्या क्या होता है बताना। ठीक है, ओके। अच्छा, दया का कॉल था। क्या? वो किसी न्यूज रिपोर्टर नीलिमा से मिलने जा रहा है। वो वीडियो नीलिमा ने ही बनाया था, और उसका कहना है कि उसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया। तो वीडियो अर्पण के मोबाइल में पहुंचा कैसे? अर्पण के मोबाइल से पता चल जाएगा सर, मैं लेके आता हूँ। अभिजीत, मीटियोरोलॉजिस्ट का कहना था कि उल्कापात जो होने वाला था वो नॉर्थ हिल से दिखाई देने वाला था, साउथ हिल पर से नहीं। और ये बात अर्पण के पिताजी ने भी कंफर्म की, और वो मीडिया एस्ट्रोनॉमर जो है मोहिला, उसने भी यही दावा किया था। और अर्पण को जो वीडियो मिला उसमें साउथ हिल का जिक्र किया था, साउथ हिल का। क्यों? मतलब कोई तो है जो जानबूझकर अर्पण को साउथ हिल भेज रहा था, गुमराह कर रहा था, ताकि वो उसे अकेले में मिले साउथ हिल पर। नीलिमा सर, मोहिला ने नीलिमा को बताया था नॉर्थ हिल के बारे में, और नीलिमा ने जो वीडियो बनाया उसमें उसने बोला साउथ हिल।
सर, ये वीडियो 12 सितंबर की रात को कुदरत का एक हसीन मंजर देखने को मिलेगा साउथ हिल पर, जब आसमान से उल्का की बौछार होगी, मीटियोर शावर। कहते हैं जब उल्का बरसती है तो जो मांगे मिलता है और कुदरत उसे पूरा भी करती है। ये अनुमान है मीडिया एस्ट्रोलॉजर मोहिला का। सर, ये वीडियो ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये किसी ने उसे पर्सनली भेजा था। किसने भेजा था ये वीडियो पर्सनली? नीलिमा नहीं ना? नीलिमा नहीं सर, अनु ने, अर्पण की गर्लफ्रेंड। उसने 2 हफ्ते पहले ये वीडियो भेजा था सर। माय गॉड, अनु अर्पण की गर्लफ्रेंड? अनु ने अर्पण को साउथ हिल भेजा, जहां पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। एक मिनट, आप लोग कौन? हम नीलिमा मैम के असिस्टेंट हैं। मैम तो कभी किसी से घर पे मिलती नहीं है, और जिसे भी मिलना होता है वो ऑफिस ही मिलने जाता है। सर, मैम बोलती हैं कि ऑफिस को घर मत लाओ और घर को ऑफिस मत बुलाओ। अगर आप लोग को अपॉइंटमेंट चाहिए कल आ जाइए 2 बजे, दिलवा देंगे। नहीं, हमें अभी मिलना है उनसे। आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? मैम से मिलना है आपको? कुछ न्यूज या स्टोरी की प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है इसलिए तो आए हैं। उनका फोन नहीं लग रहा है और वो दरवाजा भी नहीं खोल रही। नीलिमा जी, नीलिमा जी, दरवाजा खोलिए। एक मिनट, चढ़िए। नीलिमा जी, पूरी ऊपर देखो। नीलिमा जी, नीलिमा जी, नीलिमा जी, ओह नो, नीलिमा जी, हटिए हटिए हटिए, प्लीज प्लीज हटिए। शांत हो जाइए। शी इज डेड। खून करके ज्यादा दूर नहीं भागा होगा, यहीं कहीं होगा। ट्रूथ है, आप लोग यहीं खड़े रहना, हिलना नहीं ऐसा। यहीं रहिए। सर कोई नहीं है। मतलब वो निकल गया, आने में देर हो गई। सर कोई फोर्स एंट्री नहीं है, जो भी कोई है जानने वाला है। खूनी ने यहाँ पे कुछ भी साफ करने की कोशिश नहीं की है, वक्त नहीं मिला होगा। मगर एक बात साफ है, वो नहीं चाहता था कि नीलिमा अपना मुंह खोले। आप दोनों इनके असिस्टेंट्स हैं? हाँ सर, मैं प्रशांत और ये सचेता। आप लोग तो कह रहे थे वो घर पे किसी से मिलती नहीं है, तो फिर कौन आया था? हाँ, आप लोगों को कुछ अंदाजा है इस पर कौन आ सकता है यहाँ पे? सर बोला ना, वो घर में किसी से नहीं मिलती थी, जिससे मिल। पर कोई तो आया था यहाँ पे मिलने के लिए। कमरे की हालत देखो, किसी ने हमला किया इन पे।
नहीं सर, हमको नहीं पता। अगर कोई आने भी वाला होगा तो, क्योंकि मैम पर्सनल बातें ऑफिस में नहीं करती थी। आखिरी बार तुम लोग इनसे कब मिले? ये करीब शाम के 5 बजे के आसपास। एक्चुअली मैम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने हमें घर बुला लिया कल की स्टोरी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन करनी थी। तो तुम लोग इनसे जब मिले ये टेंशन में थी? नो मैम, नॉट एट ऑल। नो, इसका मतलब जब इसकी बात हो रही थी मोहिला के साथ तब तक ये जिंदा थे। उसके बाद कुछ हुआ, इसने फोन पे कहा एक वीडियो। एक वीडियो था सर। एक वीडियो बोलने के बाद फोन कट हो गया। उसके बाद शायद इसने किसी को कॉल किया होगा, शायद उसको जिसने ये वीडियो बनाया था, और उन दोनों के बीच आपस में बहसा बहसी हो गई। सर, मोहिला ने नीलिमा को करीब 6:30 बजे कॉल किया था। उसके बाद इनकी किस किस से बात हुई, इनका फोन चेक कर लेते, पता चल जाएगा। सर एक्चुअली मेरे पास कॉल आया था मैम का। किस लिए? उस वीडियो को लेके? उन्होंने कोई वीडियो के बारे में तो बात नहीं की। आप लोग किस वीडियो की बात कर रहे हैं? पर हाँ, वो थोड़ा सा परेशान थे। उन्होंने बस इतना कहा कि इस वीक की सारी स्टोरी की फाइल्स लेकर फटाफट घर आ जाओ, और हम लोग आ गए। और सर ये वही फाइल्स हैं। दिखाइए ये फाइल्स। सर, हो सकता है इस फाइल्स में कुछ हो। ये फाइल्स हमारे पास रहेंगे। यानी खूनी को पता चल गया है कि सच बहुत जल्द सामने आने वाला है, और इससे पहले कि नीलिमा जी वो सच हमें बता देती, उसने नीलिमा जी को हमेशा के लिए शांत कर दिया। ये बात खूनी को पता थी कि हम यहाँ नीलिमा जी से मिलने के लिए आने वाले हैं। कैसे? इसका मतलब यही हुआ कि वो जानता है कि हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये यार कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉस। ये देखो, ये दो डेड बॉडीज हैं, 2 अलग अलग कहानियां, लेकिन ये जिस एक धागे से जुड़ी हुई है वो धागा नजर ही नहीं आ रहा है। किस धागे की बात कर रहे हैं सर आप? हमें तो पता है कि दोनों केसेस वैसे भी एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जख्म देखो बॉस, ये देखो, इसका एंगल ऑफ पेनिट्रेशन ये बताता है कि खूनी कोई लेफ्ट हैंडेड था, कब्बू। अब बात इतनी नहीं है, ये देखो, ये देखो, ये छोटे छोटे जो कण नजर आ रहे हैं ना, ये कण मुझे इस नीलिमा के कपड़ों पर से मिले हैं, और ये कण उसी मीटेराइट फ्रेगमेंट के पार्टिकल्स हैं जो हमें अर्पण की बॉडी पर से मिले हैं। मगर सर, आपने तो कहा था कि अर्पण की मौत मीटेराइट की वजह से नहीं हुई थी, तो फिर ये मीटेराइट फ्रैगमेंट्स आपको मिले कहां से? और सर, अर्पण की मौत हुई कैसे? सवाल अच्छा है और बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन इसका जवाब अभी तक मेरे पास नहीं है। संख्य तो कह रहा है कि ये मीटियोराइट की जो कण है वो नीलिमा और अर्पण के खून को जोड़ते हैं, तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि या तो नीलिमा ने अर्पण को मारा या फिर नीलिमा अर्पण के खून में शामिल थी। ये भी हो सकता है कि नीलिमा का इस्तेमाल किया गया, वो वीडियो बनवाया गया, अर्पण को वहाँ साउथ हिल में बुलाया ताकि आसानी से अर्पण का खून कर सके, और जब नीलिमा का काम खत्म हो गया इसको भी रास्ते से हटा दिया। ये अन्नू ही हो सकती है, अन्नू ने ही वो वीडियो भेजा था, खूनी अन्नू ही हो सकती है। ये हो क्या रहा है? मेरी बेटी अभी भी सदमे में है। इसने उसका बेस्ट फ्रेंड खो दिया है, और आपने अभी भी इसे पूछताछ के लिए बुला लिया। क्रिमिनल है क्या मेरी बेटी? अरे हमने कब कहा कि आपकी बेटी क्रिमिनल है? बस हमें कुछ पूछताछ करनी थी, इसलिए आपकी बेटी को हमने यहाँ बुला लिया। इसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना अर्पण, हमें पता चला कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, खून हुआ है। और इसके लिए खूनी ने बहुत लंबी प्लानिंग की है। उसने एक फेक वीडियो बनाया। वो जानता था ये वीडियो देखने के बाद अर्पण साउथ हिल जरूर जाएगा, और वो ये भी जानता था कि पॉडकास्टर और एस्ट्रोलॉजर मोहिला की बात पे वो कितना विश्वास करता है। वीडियो फेंकता, पर जाल में फंस गया अर्पण, और वो चला गया साउथ हिल, जबकि उसे जाना चाहिए था नॉर्थ हिल। ये सब ठीक है, पर इससे मेरी बेटी का क्या वास्ता? वास्ता है वास्ता, क्योंकि वो फेक वीडियो आपकी बेटी ने अर्पण को भेजा था। व्हाट रबिश? मेरी बेटी ऐसा? पापा, एक मिनट, ये सच है कि वो वीडियो मैंने ही भेजा था, पर सर ये भी सच है कि
मैंने ये वीडियो किसी के साथ साजिश करके नहीं भेजा। मुझे अगर पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी भेजती ही नहीं। वो वीडियो मेरे फोन की फोटो गैलरी में था, कैसे आया मुझे खुद नहीं पता। अच्छा सर अर्पण को पसंद था ये सब, बस इसलिए मैंने उसको भेज दिया। मुझे पता है वो कितना बिलीव करता था मोहिला के प्रेडिक्शंस पे। झूठ, कौन विश्वास करेगा तुम्हारी इस कहानी पर? और वो वीडियो वो तुम्हारी फोन की गैलरी में कहां से आया? आसमान से टपका वो टूटे हुए तारों की तरह? सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो मेरे फोन में कैसे आया। मैं तो बस स्क्रॉल कर रही थी और वो दिख गया। वो वीडियो कहीं से आया नहीं था, तुम्हारे फोन पे रिकॉर्ड किया गया था 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? हाँ 2 हफ्ते पहले। और ये वीडियो नीलिमा के घर पे शूट हुआ है और तुमने खुद वो वीडियो शूट किया है। 2 हफ्ते पहले तो मेरा फोन गायब हो गया था, मैंने पुलिस में कंप्लेन भी तो करवाई थी। और नीलिमा, मैं किसी नीलिमा को नहीं जानती, तो मैं उसके घर कैसे जाऊंगी? अच्छा, फिर ये फोन तुम्हारे पास आया कैसे? 2 दिन बाद घर पे ही मिला। मेड मेरा बेड साफ कर रही थी तो वो नीचे पड़ा मिल गया था। इंटरेस्टिंग। 2 हफ्ते पहले तुम्हारा फोन खो जाता है या फिर कोई चुरा लेता है, फिर वो फोन लेके नीलिमा के घर जाता है, ये वीडियो बनाता है और फिर चुपचाप ये फोन तुम्हारे घर में 2 दिन पहले छोड़ जाता है। कैसे? सर आप इसका यकीन कीजिए, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। इसका फोन वाकई खो गया था, मैंने ही इसे कंप्लेंट लिखाने बोला था। अगर ये अनु सच बोल रही है तो फिर कोई तो है जो अनु के घर में आ जा सकता है, यहाँ तक कि अनु के बेडरूम तक जा सकता है और फिर वही नीलिमा के घर में भी जाता है और वहां वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। और वो ये भी जानता था सर कि अगर ये वीडियो अनु के नंबर से जाता है अर्पण को तो यकीन कर लेगा और मौत की तरफ चल पड़ेगा। वही तो, पर है कौन ये? मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, जैसी मुझे खबर मिली मैं तुरंत वापस लौट आया। आप लोगों को किसी पे शक है? न्यूज मीडिया में थी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई धमकी वगैरह? यूजुअल ट्रोलिंग तो होती रहती थी सोशल मीडिया पर, लेकिन वो तो आम बात हो गई आजकल। लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसको सीरियसली लिया जा सके। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोग खुद पुलिस स्टेशन चले जाते। ये देखिए, ये मीटियोराइट है, ये हमें अर्पण की बॉडी से मिले और इसके कण हमें नीलिमा जी के कपड़ों से मिले। बता सकते हैं ये यहाँ कैसे आए? अजीब बात है, शाम के वक्त आसमान से छत फाड़ के तो नहीं गिरा होगा? आप लोग मुझसे सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जिनका जवाब ही नहीं है मेरे पास। मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा, आप और आपकी पत्नी मेटीरियोलॉजिस्ट अशोक और उसके बेटे अर्पण को जानते थे? कौन अशोक? अर्पण? नहीं, मैं नहीं जानता इन्हें। ये हाँ, इसे तो देखा था मैंने। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था, करीबन 4 हफ्ते पहले की बात है। कोई कॉलेज की फील्ड ट्रिप थी इनकी। हाँ हाँ वही है। हाँ सर, ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। ये? हाँ, ये सब लोग भी थे उसके साथ। वही है, मुझे अच्छे से याद है चेहरे। ठीक है, थैंक यू। सर हो सकता है खूनी इनमें से कोई एक हो। हो सकता है ऐसा कोई जो नीलिमा से पहले उसके स्टूडियो में मिला था, कोई ऐसा जो अनु के घर पे जाके आसानी से उसके मोबाइल फोन को चुरा सके, क्योंकि उसी ने अनु के फोन पे वो फेक वीडियो रिकॉर्ड किया है और अर्पण को अपने जाल में फंसा लिया है। ये मीटियोर सैंपल मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक किए। ये लगभग 4.5 लाख साल पुराने हैं और 15 साल पहले पृथ्वी पर गिरे हैं। क्या? हाँ, और इनका उस उल्का बारिश से कोई लेना देना नहीं। मतलब नीलिमा के जो कपड़ों पर हमें कण मिले मेटियोराइट के, वो इस 15 साल पुरानी मेटियोराइट के कण है। तो अभी जो हमने वीडियो में जो देखा उल्कापात का, वो कण नहीं है। मतलब शूटिंग स्टार को इस्तेमाल किया गया। और एक बात और बस, ये अर्पण के इस जले हुए शरीर पर से मुझे जाइथेरियम और जेराफेट नाम के 2 कंपाउंड मिले हैं और ये
क्लासिक इंसिनेरी कंपाउंड होते हैं, मतलब तुरंत आग पकड़ने वाले कंपाउंड। मैं दिखाता हूँ। हाँ, बेटा। हाँ यार, तो ये ज़ाइथेरियम और ज़ेराफेट ये खूनी ने इस्तेमाल कैसे किया होगा? मुझे लगता है किसी पेड़ पर से या किसी और भी ऊंची जगह से इस पर वार किया गया है। किसी कैनिस्टर का इस्तेमाल किया होगा ये केमिकल फेंकने के लिए, और ये केमिकल हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं। किसी ने कैनिस्टर के जरिए ये दोनों केमिकल इस पर फेंके, हवा के संपर्क में आए, इसके शरीर में आग लगी और ये बेचारा मर गया वहीं की वहीं। और इनसे इतनी रोशनी होती है जैसे लगता है कोई तारा टूट के जमीन पर गिरा। कुदरत के इस करिश्मे का कैसा नाजायज इस्तेमाल करके इस बेचारे की जान ले ली गई। जहां हादसा हुआ है वहीं कुछ मिलेगा। कैसे निशाना बनाया है खूनी ने अर्पण को। ये देखो, ये पेड़ यहां से शूट किया होगा वो शूटिंग स्टार। ये देखो ना, इस पेड़ की छाल एकदम जल गई है, और ये हुक देखो, इतनी हीट जनरेट हुई होगी कि हुक भी जल गए। अगर यहां से कुछ फेंका जाए तो ट्रैजेक्टरी वीडियो से मैच करती है। मतलब वो वीडियो असली था, शूटिंग स्टार नकली, और ये सब अर्पण के दोस्तों में से किसी ने किया है। हाँ, सिर्फ दोस्तों को ही मालूम था अर्पण कब और कहाँ अकेला होगा, पर खूनी यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा था। अब उन दोस्तों में से दुश्मन को बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम हो वो दोस्त जिसने अपने दोस्त की जान ली है? सर सॉरी सर, सर मैं अकेला नहीं हूँ सर। मेरे साथ कौन है वो? सर मेरे साथ हम लोग तो नीलिमा मैम के असिस्टेंट है। हाँ, मार दिया मैंने अर्पण को, बदला लिया मैंने, बदला। किस बात का बदला? बच्ची थी मैं तब, मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। खुदकुशी की थी उन्होंने, उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि अर्पण का पाप था। उन्होंने मेरे पापा पर झूठा इल्जाम लगाया, हम सबको बर्बाद कर दिया। बस उसी इल्जाम को लेकर मेरे पापा हर दिन घुट कर जीते थे, और एक दिन मेरे संचिता, तुम्हारी पिताजी की मौत अर्पण के पिताजी की वजह से हुई, तो तुमने अर्पण को मार डाला। ये कैसा इंसाफ है? जब मैंने अर्पण को नीलिमा के स्टूडियो में देखा तब मुझे पुरानी सारी बातें याद आ गई, और मुझे समझ में आ गया कि वो किसका बेटा था,
क्योंकि वो अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करता है तो कहना नहीं भूलता कि वो किसका बेटा था। बाप जितना घमंडी, बेटा भी उतना ही घमंडी। बस उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि मौका मेरे बहुत करीब है, इसे मैं हाथ से तो नहीं जाने दूंगी। मीटियोरोलॉजिस्ट का बेटा था ना, उसकी मौत के लिए मीटियोर शावर से बेहतर और क्या इंतजाम हो सकता है। उस घमंडी बाप के बेटे को मारने के लिए बस एक शूटिंग स्टार ही काफी था। मुझे इंसाफ चाहिए था, जो मुझे मिल गया। और नितिन, वो तुम्हारे प्लान में कैसे शामिल हुआ? वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। थोड़ा सा ड्रामा किया और अपनी जाल में फंसाया। और नीलिमा? नीलिमा को मैं मारना नहीं चाहती थी, पर जब आप लोगों ने मोइला के घर से कॉल किया तब नीलिमा को सब समझ में आ गया था कि क्या हुआ था, और वो बहुत गुस्से में थी। उसे याद आ गया था कि मैंने उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया था। कम ऑन संचिता, जब हम वो स्टोरी नहीं कर रहे तो वीडियो क्यों बनाना है? मैं एक टेस्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने वीडियो मेकिंग का न्यू स्टाइल सीखा है, बस एक ट्रायल के लिए। ओके, क्या कहना है मुझे? अब मैम, उल्का की बौछार के बारे में वो सब आपको मोहिला ने बताया था ना? हाँ बताया तो था, पर मुझे ठीक से याद नहीं। नोट्स है तुम्हारे पास? यस मैम, आई हैव। यस मैम, डेट 12 सितंबर, मीटियोर शावर ऑन साउथ हिल्स। बस इसे आपको अपने अंदाज में कहना है। ओके। जब मैं ऑफिस में थी तब मुझे उसका कॉल आया। मैं समझ गई कि क्या होने वाला है। मैं सीधा उसके घर पे गई और अपने इन्हीं हाथों से उसे मार दिया। चीखने की आवाज तो हमने तब सुनी थी जब हम लोग वहां पे आए थे, और उस वक्त तुम अपने असिस्टेंट के साथ थी बाहर। वो प्री रिकॉर्डेड था, रिमोट मेरे पास था, और जब आप लोगों का ध्यान नहीं था तब मैंने और वो मीटियोर फ्रेगमेंट्स कहाँ से मिले तुम्हें? और कहाँ से? उस बुड्ढे के घर से। और सच बात तो ये है कि नितिन ही चुरा कर लेकर आया था, फेमस मीटियोरोलॉजिस्ट के घर से। उसके बाप के पास कमी थोड़ी ना होगी सैंपल्स की। और नितिन अन्नू का फोन लेकर आया होगा और तुमने उस पर रिकॉर्डिंग की, है ना? बिल्कुल सही कहा सर आपने। वो बंदा तो बहुत काम का था। और संचिता, अब तुम्हारी जिंदगी किस काम की रही? 3 खून किए तुमने, अब बची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारना, फांसी का ऑर्डर आने तक। सालुंके सर, सालुंके सर, अपने आराम कक्ष में बैठे हैं क्या? सर, अरे मुझे यहां बुला के खुद गायब है। अभी फोन करता हूं। पंकज। अरे सर, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पंकज, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम मेरा वेट करो। वेट करो? कहाँ वेट करूँ? लैब में, और कहाँ? अरे सर, ये लैब है, कोई गार्डन नहीं है जहाँ पे मैं आपका वेट करूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम सुनने से पहले ही काट दिया क्या यार? ये क्या हो रहा है? भाई साहब, मुझे पता है ये आपकी टेरिटरी है। मैं यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ, अपना काम करके चला जाऊंगा। आप स्ट्रेस मत लेना और ना ही मुझे देना, ठीक है? मैं सर को फोन करता हूँ, वो यहाँ जल्दी आ जाएंगे। अरे यार, उनका फोन भी नहीं लगा। मैं शायद माल भूल जाता हूँ, पसीना आ रहा है। मेरा यूज कर लो। थैंक यू। रुमाल से काम नहीं चलेगा पंकज, तुम्हारे लिए टॉवेल मंगाता हूँ। क्या पसीने से नहा गए हो यार एकदम तुम।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pankaj. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। डर गए थे ना तुम? डर गया था मैं? अरे यार पूर्वी, मैं तो डरने की एक्टिंग कर रहा था, वरना अभिजीत सर यहाँ चादर के नीचे उनका दम घुट जाता ना। अच्छा, अभिजीत सर का दम घुट रहा था या तुम्हारा दम घुट रहा था? अरे नहीं यार, इट वाज ऑल एंटरटेनमेंट। वैसे सर, मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने मेरे साथ मजाक किया है। मैं जरा उसके साथ एक प्राइवेट में मीटिंग चाहता हूँ। सर, ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। हाँ पंकज। अरे सर ने मजाक किया था? अरे सर, मुझे आपका मजाक बहुत पसंद है, हमेशा। सर, ऐसा मजाक मेरे साथ मत किया करो ना प्लीज, मेरा हार्ट कमजोर है, हार्ट फेल हो जाता तो। अरे पंकज, तुम फॉरेंसिक लैब में खड़े हो और यहाँ पे डॉक्टर साहब किसी को अटैक आने नहीं देते, और वैसे भी तुम तो इनके फेवरेट हो। क्यों डॉक्टर साहब? पंकज, मैं हर बीमारी का इलाज करता हूँ। खुद का इलाज क्यों नहीं करता? अरे यार, नहीं, अरे मेरा मतलब है। सर, केक काटते ना? हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। अरे वाह, कौन सा केक है? अरे गाइए गाइए। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत या? बहुत दिन हो गए ये आवाज सुने हुए। आवाज पसंद आ रही है तो एड्रेस बता दे, पर्सनली आके सुना देता हूँ। हाँ, पर्सनली तो मिलेंगे, फिलहाल अपने दोस्त धनराज को बचा लो। क्या बकवास कर रहा है तू? धनराज को कुछ हुआ ना तो दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ के मारूंगा तुझे, समझ? हेलो हेलो, क्या हुआ विजय? धनराज सर कॉलेज का फ्रेंड है मेरा, उसकी जान खतरे में है, मुझे जाना होगा सर। अरे दया सर, संभालो अभिजीत को, कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया ये। हाँ यार धनराज, सर, ये धनराज सर कौन है? धनराज अभिजीत का पुराना दोस्त है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। जब कोई लॉयर बड़े बड़े गैंगस्टर्स और डॉन्स के खिलाफ केस लड़ने से मना कर देते हैं या डर जाते हैं, तब ये धनराज जो केस लड़ता है। शायद उनमें से किसी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी हो सकता है पंकज। आई होप इज ओके सर। अब ये तो उसके घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। गाड़ी की स्पीड में क्यों आ रही है? टेक पोजीशन। कौन है आप? अंदर नहीं जा सकते। मुझे धनराज से मिलना है, मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। बट बिना परमिशन के अंदर जाना अलाउ नहीं है। दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस वाले को ड्यूटी करने से रोक रहे हो? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अरे अभिजीत सर, आप यहाँ? मुझे धनराज से मिलना है। और तुम्हारे ये कमांडोज? सर, धनराज सर से मिलने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और ये सब लोग उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। अरे लेकिन दया सर, यूजुअली धनराज सर मुझे बता देते अगर कोई गेस्ट मिलने आने वाला है तो, लेकिन आज का तो कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था, फिर आप सब यहाँ कैसे? सब ठीक है ना सर? कुछ भी ठीक नहीं है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि धनराज की जान खतरे में है। सर, हम हाईली ट्रेन्ड कमांडोज है और हमें यहाँ पे धनराज सर की सिक्योरिटी के लिए रखा है। ही सेफ सर। सेफ है तो फोन को नहीं उठा रहा मेरा? कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं। सर, वो अपने ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट केस पे काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए फोन नहीं उठा रहे।
वो करते हैं ऐसा सर, डोंट वरी, ही इज फाइन। नहीं, मुझे अपनी आंखों से देखना है उसे कि वो सही है कि नहीं, तो मुझे उसके पास ले चलो। कॉपी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाय सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, क्राइम सीन जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ सर, सब लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, एकदम संडे मॉर्निंग वाइज लग रहा है। सर घर इतना शांत है, कुछ अजीब है यहाँ। कभी कभी इतनी शांति आने वाले तूफान का संकेत होता है। अरे है कहाँ धनराज? कहाँ इधर उधर घुमा रहे हो तुम? सर मैं आपको धनराज सर के ऑफिस ही लेके जा रहा हूँ, यहाँ से। हाँ तो चलो ना यार। आइए सर। आइए सर। क्या मजाक है ये? किधर है धनराज? कब से कॉल कर रहा हूं, बेल जा रही है। कहाँ है? कहाँ? क्या क्या टाइम पास कर रहे हो तुम? हैं? हमारे पास वक्त नहीं है, समझा? जो सच है फटाफट बता, वरना हम लोग अपने पे आ गए ना जीना हराम करने की तरह। सर ये एक सीक्रेट डोर है, धनराज सर का असली ऑफिस इसके पीछे है। इसकी दीवार इतनी थिक बनाई है कि आवाज ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, इसीलिए आपको फोन की रिंग की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। खोलो इसे। सर ये दरवाजा धनराज सर के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। धनराज सर की फेस आईडी से ही ये दरवाजा खुलता है। तो क्या करूं मैं? कहीं बाहर खड़ा रहूं? दरवाजा खोलने का इंतजार करूं मैं? अरे इस दरवाजे को खोलने का कोई और तरीका तो होगा ना? सर और कोई तरीका नहीं है। तोड़ दो दरवाजा। सर ये दरवाजा ऐसे नहीं टूटेगा, ये दरवाजा 6 इंच की थिक स्टील प्लेट से बना है। ये धनराज ने ऐसा दरवाजा लगवाया क्यों? सर वो अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत पर्टिकुलर थे। और आप लोग भी तो है यहाँ पर उनके सिक्योरिटी के लिए। सर वो हम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सेफ रूम बनाया, और इससे सेफ रूम पूरी दुनिया में उनके लिए कोई नहीं है। तो आप टेंशन मत लो सर। उस क्रिमिनल की हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। उसकी हंसी में कॉन्फिडेंस था दया। जब तक मैं धनराज को सही सलामत अपनी आंखों से न देख लूं, मुझे तसल्ली नहीं होगी। अभिजीत, मैं एक टेक एक्सपर्ट को जानता हूं, बुला लो दया। वैसे धनराज जी का हर रोज सुबह का रूटीन क्या होता है? क्या क्या करते हैं वो? सुबह 5 बजे उठ गए थे सर। उसके बाद मैं हमेशा की तरह उनके कमरे में गर्म पानी लेकर गई थी। फिर वो जिम गए और 45 मिनट तक उन्होंने वर्कआउट किया। अच्छा, वो ब्रेकफास्ट क्या खाते थे? अब सर इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता था उनका, रोज वही खाते हैं। वैसे मैं और रजनी मिलकर ही उनका ब्रेकफास्ट बनाते हैं। हाँ सर, किचन में भी उनके लिए सेम ब्रांड का ही मसाला यूज होता है। 1 साल का स्टॉक भी रखा हुआ है ताकि टेस्ट में कोई भी चेंजेस ना हो। और आप क्या करती हैं? मैं यहाँ पे साफ सफाई करती हूँ। धनराज सर को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं पूरा घर चमका के रखती हूँ। और आपका नाम? सर मेरा नाम मोहन है, मैं माली हूँ। धनराज सर को फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं फूलों की देखरेख करता हूँ। और आप? मैं ड्राइवर हूँ मैम, लेकिन सिर्फ नाम का। सिर्फ नाम का क्यों? वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम विक्टर है। धनराज सर घर के बाहर निकलते ही नहीं है, महीने 2 महीने में कोर्ट जाते हैं, वो भी एक बार। अच्छा, आज सुबह आप लोगों को धनराज जी के बिहेवियर में कुछ चेंज नजर आया? कुछ अजीब? नो मैम, सेम वही रूटीन था। इनफैक्ट कुछ घंटे पहले तो सर हम सबके सामने ही थे, और उसके बाद वो अपने ऑफिस में चले गए अकेले। उन्होंने अपना कमरा लॉक कर लिया था सर, और वैसे भी उनके सिवा उस कमरे में और कोई नहीं जाता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सर पहले भी वैसा कर चुके हैं। वो 3 दिन तक सेफ रूम में बंद रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं बिना बाहर निकले। व्हाट? 3 दिन तक? तो फिर खाना पीना वॉशरूम कैसे? उस रूम में सब है सर, चाय कॉफी नाश्ता फूड स्टॉप, और हाँ वॉशरूम है सर। घर में हर जगह पे CCTV लगे हैं, बाहर वाला तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता है।
ये देख लीजिए सर, यहाँ पे लगा है। विनय आ जाओ। अरे दया सर, ये सब क्या हो रहा है? हम गार्ड्स, कमांडोज, कोई टेंशन है? वॉर चल रहा है क्या कोई? विनय, मजाक का टाइम नहीं है, तेरी मदद चाहिए। अंदर एक सेफ रूम है, उसका दरवाजा खोलना है। वाह सर, फाइनली दया सर को एक दरवाजा मिला जो वो तोड़ नहीं सकते। ये बासी चुटकुले बाद में सुना, काम पे लग जा। चल, ये खोल तो पाएगा ना? है तो एक्सपर्ट, देखते हैं क्या करता है। सर, खुल गया। धनराज, मैं कब से फोन लगा रहा हूं तुम्हें, तुम इसीलिए मैं कह रहा था तुमसे। उनके होठ नीले पड़ गए और जबान सूजी हुई। पॉइजनिंग का केस लगता है। उठाओ जरा, संभाल के। सर, कहीं भी स्ट्रैंगुलेशन या इंजेक्शन का मार्क नहीं है। ऐसा लगता है कि जहर खाने पीने की चीज में दिया है। नहीं पंकज, शायद जहर नहीं है। ये देखो, आंख में रेड डॉट, डिप्राइवेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ऐसा होता है। शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनकी मौत हुई है। क्या है ये? है ये सेफ रूम है तुम्हारा? सीसीटीवी कैमरा कहाँ है इस रूम का? बाहर तो लगा के रखा हुआ है, यहाँ क्यों नहीं लगाया? सर, प्राइवेसी की वजह से धनराज सर ने यहाँ पे कभी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, और उनके अलावा यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं था सर। आता जाता नहीं था तो कौन आया अंदर? कैसे मर्डर करके निकल गए यहाँ से? क्या कर रहे थे तुम? हैं? ये तुम्हारी सिक्योरिटी? सर, मुझे लगता है ये मर्डर केस नहीं है, नेचुरल डेथ केस है सर। नेचुरल डेथ नहीं है, ये मर्डर है। वरना उस आदमी का फोन नहीं आता मेरे पास। और जिसने भी ये किया है ना, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। और जो जो उसके साथ इन्वॉल्व हैं, वो भी मरेंगे। पैंतीस लोगों को धनराज जी ने जेल में डाला है, तो इनमें से तो कोई भी उन्हें मार सकता है। हाँ, मगर ये लोग तो सालों से जेल में हैं। कोई रिलीज भी नहीं हुआ अभी तक। पर किसी को रूल आउट भी तो नहीं कर सकते हैं। अगर किया नहीं हो तो किसी से करवाया हो। पंकज, यहाँ पे जितने भी स्टाफ है उनका बैकग्राउंड चेक किया? हाँ सर, एजेंसी से बात की मैंने। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले यहाँ पे सब लोगों ने ज्वाइन किया। ऐसे कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन कभी कभार छुट्टी ले लेते हैं ये लोग। सर, इसी एजेंसी से मेरी हाउस हेल्प है, इतनी छुट्टियां लेती है ना। तुम छुट्टी देती हो उसे? क्या करूं, देना पड़ता है। अच्छा स्टाफ आजकल मिलता कहाँ है? झूठ बोल रही है सर, एक भी छुट्टी नहीं देती होगी। एक नंबर की कड़क सिंह है ये। तुम लोग कहाँ पे ये सर्वेंट पे लेके जा रहे हो बात? क्या हुआ पंकज, जोक सुना रहे हो? मजाक लग रहा है तुमको? नहीं अभिजीत, वो ऐसे ही। दया, तुम बीच में मत बोले यार। कोई सीरियसली काम को ले ही नहीं रहा। और पूर्वी, तुमने उस कॉलर को ट्रेस किया जिसने मुझे फोन किया था, या भूल गई? यही सब चल रहा है यहाँ पे, नोक झोंक। क्या बोल रहे हो तुम अभिजीत? हमें यहाँ पे अभी कुछ ही देर हुए हैं और पूर्वी ने रिक्वेस्ट भेजा है हेडक्वार्टर्स में। उस कॉलर ने इंटरनेट कॉलिंग यूज किया है, नेटवर्क जम करके कॉल किया उसने। और ऐसे कॉल को ट्रेस करना इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है। बहाने सुनने का वक्त नहीं आता है। जल्द से जल्द जवाब चाहिए मुझे। अरे अभी कहाँ जा रहे हो तुम? वसुधा से मिलने। उसको भी तो बताना पड़ेगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। यार पंकज, पूर्वी, तुम लोग अभिजीत की बात का बुरा मानना नहीं प्लीज। वो उसका खास दोस्त था ना, तो थोड़ा इमोशनली डाउन है, तो शायद गुस्से में कुछ बोल दिया होगा। अरे नहीं सर, तो चलते रहता है, मैं तो सुनते रहता हूँ। वैसे ये जो
गुस्से में गए हैं। ये वसुधा कौन है? अभिजीत, तुम इतने सालों बाद कैसे हो तुम? आओ अंदर, आओ आओ आओ। क्या हुआ अभिजीत, सब ठीक तो है? वसुधा माँ, बोलो ना यार, क्या हुआ? तुम डरा रहे हो मुझे। धनराज हमारे बीच नहीं रहा वसुधा। तुम चाय पियोगे या कॉफी? वो मैं अपने लिए बना ही रही थी, तो तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? वसुधा, मैं तुम्हें धनराज की मौत की खबर सुना रहा हूं, तुम चाय कॉफी पूछ रहे? अभिजीत, धनराज तो मेरे लिए सालों पहले मर चुका था। वो एक सच्चा और अच्छा पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, लेकिन एक अच्छा पति कभी नहीं था। उसने मुझे कभी प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा मुझसे पहले उसके लिए उसका काम ही आता था। और अब जब वो नहीं है तो शायद मैं फ्री होकर अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। इतनी प्रॉब्लम थी उसके जिंदा रहने से तो अलग रह सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी। हाँ, तो अलग ही तो रह रही थी ना मैं। पिछले 6 सालों से मैं धनराज से अलग ही रह रही थी, और इस 6 साल में पता नहीं कितनी बार मैंने उसको डिवोर्स के पेपर भेजे, लेकिन ना वो डिवोर्स के पेपर पे साइन कर रहा था, ना मुझे छोड़ रहा था। ताज्जुब है, एक दोस्त होने के नाते सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने डिवोर्स क्यों नहीं मांगा। अभिजीत, जरूरी नहीं है कि जो एक अच्छा दोस्त हो वो एक अच्छा पति भी हो। I'm sorry अगर मैं थोड़ा रूड साउंड कर रही हूँ तो। मैं थक गई हूँ यार, थक गई थी मैं इस 20 साल की शादी से। कितना कुछ सोचा था मैंने कॉलेज के बाद करने का, अब क्या कर रही थी मैं? हाँ, कुछ भी नहीं। सब कुछ छोड़ दिया था मैंने उस धनराज के लिए, और बदले में क्या मिला मुझे? अकेलापन, मायूसी, बस। I'm sorry वसुधा, मैं तुम्हारी तरफ से कभी सोच नहीं पाया। कॉलेज से लेके अब तक शायद धनराज का दोस्त बन पाया, तुम्हारा कभी नहीं। I'm sorry। कोई बात नहीं अभिजीत, तुम जैसा दोस्त भी तो नसीब से ही मिलता है ना, और शायद मेरा नसीब इतना अच्छा ना हो। वसुधा, बुरा मत मानना, प्रोटोकॉल है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम शहर छोड़ के मत जाना प्लीज। I know, I'm also one of the suspect, right? नहीं, ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी है। किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे कॉल करना। Sure। ओके। सर, अगर धनराज जी को किसी ने मारने की कोशिश की होती तो कुछ स्ट्रगल तो होता, कुछ हाथापाई होती, चीजें यहाँ वहां होती, लेकिन सारी चीजें तो एकदम अनटच थी। और धनराज जी को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डेस्क पर सर रख के सो रहे हैं। सर, कोई भी अटैकर अगर धनराज सर को अटैक करने की कोशिश करता तो उनके टेबल के नीचे एक पैनिक बटन है, वो दबा सकते थे। वो आप देख सकते हैं सर। पैनिक बटन इधर देखिए सर। कहां पर है? ये देखिए सर। अगर यहाँ पर पैनिक बटन था तो धनराज जी ने इसे दबाया क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे? अब इसका जवाब तो डॉक्टर सालों को ही दे सकते हैं। भाई, इस बार मुझे माफ कर दो। इस बार मैं कुछ भी क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ अब तक यार। क्यों क्लियर नहीं बोल पा रहा? तू कहता है ना कि फोरेंसिक में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका जवाब नहीं मिलता। अरे डॉक्टर साहब, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि धनराज की मौत नेचुरल डेथ है या मर्डर है? अरे दया, हम ये जानना चाहते हैं, मुझे मालूम है,
लेकिन मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोगों को क्या बताऊं कि नेचुरल डेथ है या... तो आप ये बोल रहे हो ये मर्डर नहीं है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दरअसल मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये मर्डर हो सकता है मर्डर नहीं हो सकता है नेचुरल डेथ हो सकता है नेचुरल डेथ नहीं हो। मजाक है? नेचुरल डेथ नहीं भी हो सकती है, मर्डर हो सकता है, ये क्या है साहब के? अरे यार मतलब सर वहाँ पे क्राइम सीन पे तो हमने साफ देखा था, ये धनराज की जीभ मोटी हो गई थी, सूज गई थी, हाँ? इसके होंठ नीले पड़ गए थे, ये नाखून ब्लू हो गए थे और आंख पे वो रेड डॉट आ गया था। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये सिम्टम्स सफोकेशन के। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और इनफैक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बोल रही है कि इसकी डेथ सफोकेशन से हुई है, दम घुटने की वजह से। अरे तो सिंपल है ना डॉक्टर साहब, इसको सफोकेट करके मारा गया है। आप बात को गोल गोल घुमा रहे हो। नहीं घुमा रहा भाई, मैं गोल गोल नहीं घुमा रहा। देखो मैं समझाता हूँ, अगर किसी ने इसका दम घोटा है तो किसी ने इसको रस्सी से खींचा होगा तो रस्सी के निशान आने चाहिए, और हाथ से अगर मुंह दबाया होगा तो हाथ के निशान आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी निशान नहीं है, एकदम क्लीन है। तो सर तो ऐसा भी हो सकता है ना कि नाक या मुंह पे कपड़ा या हैंकी रख के दबाए हो ताकि निशान ना बने। नहीं पंकज, ऐसा नहीं हो सकता। देखो अगर रुमाल से या कपड़े से भी इसका मुंह दबाया होगा ऐसे, तो इसकी नोस्ट्रिल्स में, नाक के अंदर कपड़े के छोटे छोटे फाइबर तो मिलने चाहिए ना, या प्रेशर का कोई तो चिन्ह होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा लगता है जैसे इसने अचानक सांस लेना बंद कर दिया और मर गया। अभिजीत, जिसने भी धनराज को मारा है ना, उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा है, और दुनिया में ऐसा कोई खून नहीं हुआ जिसका कोई सुराग ना मिले। सुराग मिलेगा। सर जैसे वीर ने बताया था, धनराज सर ने अपने सेफ रूम में सीसीटीवी नहीं लगवाया था प्राइवेसी के लिए, लेकिन सेफ रूम के बाहर एक सीसीटीवी था जिसमें साफ दिख रहा है कि धनराज सर 10:22 पर गए थे सेफ रूम में अकेले। ये घर में जो लोग काम कर रहे थे वो कहाँ थे? उनका कोई फुटेज है? हाँ सर, ये वीर और सिक्योरिटी गार्ड्स तो घर के बाहर ही थे सर, और सर्वेंट्स अपना अपना काम कर रहे थे घर के अंदर जब सीआईडी वहाँ क्राइम सीन पे पहुंची। तो फिर ये किया किसने? पंकज, वो वसुधा, उसके बारे में कुछ पता चला? कहाँ थी वो जब धनराज का खून हुआ? सर वो मैंने पंकज को बोला कि वसुधा को सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर निकाल दे, मगर अभिजीत तुमने खुद कहा था कि वसुधा को कोई शौक नहीं लगा जब उसने खबर सुनी धनराज की मौत का, तो वो तो प्राइम सस्पेक्ट है। हाँ, पर वो धनराज की वाइफ है, मेरी पुरानी दोस्त है, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं कर सकती। अभिजीत, धनराज के मौत के बाद धनराज का सारा पैसा, प्रॉपर्टी सब वसुधा को होने वाला है, तो वो तो प्राइम सस्पेक्ट बनती है ना। तो मेरे जजमेंट पे शक कर रहा है? मैं सीआईडी ऑफिसर अभिजीत के जजमेंट को शक नहीं कर रहा। हाँ, अगर एक इमोशनल दोस्त बोल रहा है तो शक तो होगा। अभिजीत, दया ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जब तक कोई सबूत नहीं मिलता तब तक वसुधा सस्पेक्ट लिस्ट में ही रहेगी। ठीक है, निकाल लो डिटेल्स उसके, कुछ मिलने वाला है नहीं, टाइम वेस्ट कर रहा है। अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला कि सेफ रूम के अंदर धनराज की मौत हुई कैसे, इतनी सिक्योरिटी के बीच में कोई उसे मार के कैसे निकल गया। हेलो, ओके सर, अभिजीत सर को फोरेंसिक में जो खूनी का कॉल आया था उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। कहाँ से आया था? सर खूनी ने इंटरनेट कॉलिंग यूज की थी, अलग अलग टावर से सिग्नल बाउंस हो रहा था, तो हमने सारी लोकेशंस को गैदर किया, स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया, तब उसकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता चली है। पूर्वी कॉल कहाँ से आया था? सर सेंट्रल जेल से। सेंट्रल जेल से? देखिए सर, मैं रूल्स के खिलाफ जा रहा हूँ, क्योंकि बिना कोर्ट के ऑर्डर किसी भी कैदियों को मिलने की परमिशन नहीं है, लेकिन धनराज मेरा भी दोस्त था, इसलिए मैं अलाउड कर रहा हूँ। थैंक यू जेलर साहब। जितने भी वो कैदी हैं जिसको हमारे धनराज जी ने अरेस्ट करवाया, हम उन सबसे मिलना चाहते हैं। ठीक है सर, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, किसी भी कैदी पे फोर्स मत कीजिए, और जो भी इनमेट्स बोलेंगे उसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये अनऑफिशियल मीटिंग है। ओके? हेलो, हाँ, एक एक को सबको ले जाओ। ये नहीं लाफ्टर होते हैं जब फोन करते हैं।
ये हंसी मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। ये वही है। वही हंसी है। किसी ने कॉल किया था, फोन पे धमकी दी थी, धनराज को मैं मार डालूंगा। हेलो, अभिजीत क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने ही कॉल किया था। जो उखाड़ना उखाड़ ले, उखाड़ ले। साबित कर पाएगा? मैं पिछले 15 साल से इसी जेल में सड़ रहा हूं। पूछ ले किसी को भी। जा। जेल के अंदर बैठकर तुमने बाहर कॉल कैसे किया? हाँ? जिस फोन से कॉल किया था, अब वो जेल के बाहर है। शायद अब तक वो तबाह हो चुका है। सबूत सेट ERO 0 शून्य। क्यों किया तूने ये सब? 15 साल पहले धनराज ने मुझे अंदर किया था। अब 1 महीने बाद मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। तब मैंने सोचा अपना कमबैक एक धमाके के साथ शुरुआत करूं। कबीरा ने जेल में बैठकर कैसे अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। CID में कुछ नहीं उखड़ पाए, कुछ नहीं उखड़ पाए। वापस डॉन बनूंगा। पूरे मुंबई को मालूम पड़ना चाहिए मेरी दहशत, मेरी गुंडई की। फिर अपना पुराना हिसाब चुकाऊंगा एक एक से। उस लिस्ट में तुम सभी का नाम है। ए, जबान संभाल के बात कर, समझा? क्या सोचा 15 साल में कबीरा खत्म हो गया? अरे नहीं 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 नहीं, अब भी मेरे बाहर बहुत सारे लड़के हैं। मेरे एक इशारे पे, सिर्फ एक इशारे पे अपनी जान देने को तैयार हैं। फंस गया कबीरा, फंस गया तू। जाने अनजाने में तुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो फोन कॉल जिस पे तू हंस रहा था ना, अब वो तुझे बहुत रुलाएगा। वो फोन कॉल तुझे और तेरे साथी पे बहुत भारी पड़ेगा। ले जाओ इसे। चल चल चल। एक बात नोटिस किया तुमने? फोन कॉल की बात सुनते ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ तो राज है उस फोन कॉल का। एक रास्ता तो मिल गया है। अब ये पता करना है कि जेल के अंदर बैठे बैठे धनराज का खून इसने कैसे करवाया, और बाहर इसका साथी कौन है जो इसके लिए काम कर रहा है। सर ये कबीरा की पूरी डिटेल्स। सर रूमर्स थे कि 15 साल पहले कबीरा देश छोड़कर जाने वाला था और उसने धनराज सर को कॉल किया था कि वो उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट करे और बेल दिलवाए। और सर धनराज ने उसकी लोकेशन पुलिस को दे दी, और जब पुलिस वहां पहुंची कबीरा फायरिंग करने लग गया। क्रॉस फायरिंग में गलती से उसकी बीवी को गोली लग गई सर, और वो वहीं मर गई। तभी से कबीरा ने ठान लिया कि धनराज उसकी बीवी की मौत का जिम्मेदार है, और उसने ये सोच लिया कि वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो कबीरा की बीवी के अलावा फैमिली में और भी कोई होगा ना? सर ऐसा सुनने में आया था कि उनकी 10 साल की औलाद थी, लेकिन वो इस हादसे के बाद कहाँ है
ये पता नहीं चला सर। सर अगर वाकई उनकी कोई औलाद थी तो आज करीब उसकी उम्र 25 साल होगी, तो हो सकता है अपने माँ की मौत का बदला लेने के लिए उसे मार दिया हो। हाँ, कबीरा जेल में और बाहर का सब काम ये कबीरा के लिए उसका बेटा ही करता होगा। एक काम करो पूर्वी, पिछले 15 सालों में कबीरा को कौन कौन मिलने आए थे उसकी लिस्ट लेकर आ, देखे तो सही सर। कुछ पता चलेगा। अब रही बात धनराज के सेफ हाउस की, धनराज को लगता था कि उस सेफ हाउस में उसे कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, पर कोई तो था जो धनराज के उस सेफ हाउस में घुसा और धनराज को मारकर चला गया। अरे सर, आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे सर की खूनी को पकड़ने के लिए, थोड़ा चाय नाश्ता तो बनता है। अरे यार हाउ स्वीट, कोई तो सोच रहा है हमारे बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं गरम है, गरम है। एक मिनट इधर जल गया। बैठिए यहाँ बैठिए। फर्स्ट एड कहाँ है? फर्स्ट एड कुछ। हाँ, अरे आराम से रिलैक्स। चल रहा है वो। अरे सर एक मिनट पहले देख लो, ये फर्स्ट एड में ज्यादातर दवाइयाँ एक्सपायर्ड होती हैं सर। हाँ? ये स्टॉक एकदम रिसेंटली अपडेटेड है, 1 हफ्ते पहले ही चेंज किया गया है सारे स्टॉक्स। हाँ यार, अरे आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि स्टॉक 1 हफ्ते पहले अपडेट किया गया, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इसी अपडेटेड स्टॉक के साथ हुआ है। किसी ने स्टॉक के साथ छेड़छाड़ की है धनराज को मारने के लिए। यहाँ जितने भी सेफ्टी मेजर हैं, खाने पीने का सामान है, सब चेक करो। ये सारे फायर एक्सटिंग्विशर तो खाली है। हाँ यार, ये तो फायर एक्सटिंग्विशर है। हाँ, 1 हफ्ते पहले अगर अपडेटेड स्टॉक आया तो सब भरे हुए होने चाहिए ना। एक मिनट सर, ये डिवाइस देखिए, ये इधर भी है, इसमें भी लगा है। कहीं यही तो मर्डर वेपन नहीं है? कुछ टाइमर जैसा दिख रहा है ना। हाँ पंकज, इस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। ना स्मेल, ना टेस्ट, ना कलर। और शायद इस डिवाइस की वजह से धीरे धीरे करके वो सारा CO2 लीक हो गया और थोड़ी देर के बाद इनका दम घुटने लगा और मौत हो गई। क्योंकि ये सेफ हाउस एकदम सील्ड है, एसी की हवा अंदर ही सर्कुलेट होती रही और ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। उसकी वजह से धनराज बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसकी जान चली गई। इसीलिए ना कोई आवाज, ना कोई स्ट्रगल। रजनी, ये सेफ रूम का स्टॉक कौन अपडेट करता है? किसने यहाँ पे सब अपडेट किया है? सर, ये काम तो वीर ही करता था, उसके वीर? अलावा और कौन कर सकता है? पंकज, वीर को लेके आ। सर वीर कहाँ है? मेजर वीर कहाँ है? मेजर वीर वो तो सुबह से गायब है, किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। गायब है? हाँ, पता नहीं कहाँ चले गए बिना किसी को कुछ बताए, हमें भी नहीं पता। देखिए मैडम, पिछले 15 साल से कबीरा को मिलने कोई नहीं आया, ना उसका कोई दोस्त, ना कोई फैमिली मेंबर। कोई तो आया होगा सर, वरना जेल में बैठे बैठे इतनी बड़ी प्लानिंग करना इम्पॉसिबल है। कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त ना सही, कोई लॉयर या कुछ और बनकर। नहीं, लॉयर तो नहीं, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज ने अप्रोच किया था फ्री मेडिकल कैंप के लिए।
मेडिकल कैंप? जी। कब की बात है ये तकरीबन 3 महीने पहले की बात है। वो सारे स्टाफ और कैदियों का फ्री मेडिकल चेकअप करने वाले थे, इसलिए मैंने भी परमिशन दे दी। आपने परमिशन दे दी? जी। बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के? नहीं मैम, वो सारे डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म में थे और उनके आई कार्ड भी चेक किए गए थे, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो उनमें से किसी ने कबीरा को भी चेक किया था? जी मैम, एक डॉक्टर ने तकरीबन आधे घंटे तक कबीरा को चेक किया था। आधे घंटे तक? कैसा दिखता था वो? दुबला पतला था, लंबा था और उसके ठीक मुस्ताच थे। ठीक मुस्ताच? मेजर वीर? सर, वीर की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई, वो किसी रेस्टोरेंट में। तुम्हारे पास तो हमेशा गन रहती है ना, फिर बुजदिलों की तरह फायर एक्सटिंग्विशर से क्यों मारा धनराज को तुमने? नहीं सर, धनराज सर को मैंने नहीं मारा। मैं एक सोल्जर हूँ, अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैंने तो कसम खाई थी उनकी हिफाजत करने की। तो फिर तुम उसके बाद गायब क्यों हो गए? छुप क्यों रहे हो? सीआईडी के ऊपर गन तानोगे तुम? हाँ? सर, मुझे लगा कोई अटैकर्स है और मेरी टीम ने बताया था धनराज सर को फायर एक्सटिंग्विशर से मारा गया है। तभी मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन? कैसी इन्वेस्टिगेशन? सर, धनराज सर के सेफ रूम के सप्लाई 6 महीने तक चेंज नहीं होने थे, लेकिन किसी ने मेरी सिग्नेचर फॉर्ज करके नए सप्लाईज मंगा लिए। आप चेक कर सकते हैं, ये मेरे असली सिग्नेचर और ये फॉर्ज्ड है, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये फुल सिग्नेचर है, लेकिन जब सप्लाई आई होगी धनराज के घर तो तुमको पता नहीं चला? सर, पिछले हफ्ते मैं छुट्टी पे था, तभी किसी ने ये चेंजेस किए और मेरे कमांडोज ने उन्हें अलाउ किया क्योंकि सिग्नेचर मेरे थे पेपर पे। किसने बदले थे? स्टाफ ने। तुम्हारे किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब तक हम लोग तुम्हारे स्टेटमेंट को क्रॉस चेक नहीं कर लेते तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि विक्टर और मोहन इनमें से कबीरा का आदमी कौन है, कौन है उसका बेटा। हेलो, व्हाट? आर यू श्योर? ओके सर, कबीरा और उसकी बीवी के हॉस्पिटल रिकॉर्ड मिले। उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी एक बेटी थी। हाँ? ये सब कोई लड़की कर रही है? पूर्वी, एजेंसी रिकॉर्ड से पता करो ये टीना, सुधा और रजनी में से किसने उस दिन छुट्टी ली थी जब वो फेक डॉक्टर कबीरा से मिलने जेल में गया था 3 महीने पहले। लड़की। चल यार सुधा, जल्दी कर यार। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर, वो एजेंसी से कॉल आया था। धनराज सर तो अब रहे नहीं, तो कंपनी हमें वापस बुलाया है। अब वो हमें किसी और क्लाइंट के यहाँ पे भेजेंगे। ओह, सर आपको कुछ पता चला धनराज सर को किसने मारा? हाँ, वो भी पता चल जाएगा, पर ये रजनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अब सर वो तो सुबह ही जल्दी जल्दी में निकल गई। ये 3 महीने पहले रजनी ने छुट्टी ली थी क्या? सर हो सकता है उसने ली हो, क्योंकि हम सब लोग ही छुट्टी लेते रहते हैं। नहीं, मैं 7 जून की बात कर रहा हूँ। कुछ याद है? सर 3 महीने पहले हाँ सर, उसने छुट्टी तो ली थी। ऐसा कुछ कह रही थी कि उसके किसी पुराने रिश्तेदार को मिलने जाना है, बट सर मुझे डेट याद नहीं है। लेकिन सर आप रजनी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि रजनी ने ही धनराज जी का खून किया है, अपने पिता कबीरा के साथ मिल गया। कुछ बता के नहीं गई? कहाँ गई है? नहीं मैम। उसके घर का एड्रेस, दोस्त, रिश्तेदार कोई है? नहीं सर, एक्चुअली वो अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करती थी। ठीक है, हमारे परमिशन के बिना आप लोग शहर छोड़ के नहीं जा सकते। ओके, थैंक यू। पंकज, एजेंसी से इस रजनी का एड्रेस निकालो और पूरी मोबाइल ट्रेस करो, देखो कहाँ है, कब तक भागेगी वो। सर लास्ट लोकेशन रजनी का यही इस चौल में ट्रेस हुआ है। सर एजेंसी से जो रजनी के घर का एड्रेस मिला है वो भी यही है।
कौन है यहाँ? Lights. She's dead, sir. सर, सुसाइड नोट। मैं रजनी हूँ, कबीरा की बेटी। मैंने ही मेरी माँ के खूनी धनराज को मारा है। मैं जिंदगी भर जेल में नहीं रहना चाहती जैसे मेरे बाप को रहना पड़ रहा है, इसलिए मैं अपनी जान खुद ले रही हूँ। मतलब सर ये केस तो सॉल्व हो गया? इसने कन्फेस कर लिया कि इसी ने धनराज को मारा है? नहीं पंकज, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। केस अभी भी ओपन है। ये रजनी, ये लेफ्ट हैंडेड थी, सारा काम लेफ्ट से करती थी। चाय भी इसने सर्व की थी तो लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड से फिर ये अपने आप को गोली क्यों मारेगी? सर फिर खूनी कौन है, टीना या सुधा? 3 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं धनराज के घर का। जब डॉक्टर के भेस में कोई गया था वहां जेल में कबीरा से मिलने के लिए। पता चल जाएगा दोनों में से कौन थी, टीना या सुधा। 15 सालों के बाद बॉस यहाँ पे आ रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगेगा ना उन्हें। वैसे ये आइडिया उनकी बिटिया का है भाई, बड़ी समझदार बिटिया। हाँ, पता क्या कर रही थी? क्या कह रही थी कि जब पापा घर आएंगे तो उनको सब कुछ नया नया लगेगा। कौन हो बे? अरे फर्नीचर वाले हैं भैया। मैडम कहाँ है? अच्छा तो ऐसा बोलो ना। पर सूट बूट पहने हो, लग तो नहीं रहे कि तुम फर्नीचर वाले हो। अबे महंगा वाला फर्नीचर रखते हैं बे। वहाँ फोन पे बात करने जाके मिल लो, जाओ। पुराने धंधे को वापस चालू करने का टाइम आ गया है। फिर से पूरी मुंबई पे राज करेंगे। इंतजार खत्म हुआ, पापा घर वापस आ रहे हैं। पापा बाहर नहीं आने वाले, लेकिन तुम अंदर जरूर जाने वाली हो। मैं यहाँ पे साफ सफाई करती हूँ। सुधा? हाँ सुधा, तुम्हारी बेटी। बताओ सुधा, क्यों किया तुमने ये सब? माँ के मरने के बाद और पापा के जेल जाने के बाद मैं पुराने कांटेक्ट की मदद से देश के बाहर भाग गई। लेकिन मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, उस धनराज को उसके किए की सजा दिलवाना। और इसीलिए धनराज को मैंने अपना मिशन बना लिया। तुम धनराज के घर में कैसे पहुंचे? मैंने अपनी एक झूठी पहचान बनाई, उसके थ्रू मैं सर्वेंट एजेंसी पहुंची।
वहां से मैंने धनराज के घर पे सर्वेंट की तरह काम करना शुरू किया, लेकिन दिन रात बस मैं यही सोचती रहती थी कि मैं उसे कैसे मारूंगी। फिर मैंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद 15 साल बाद पहली बार अपने पापा से मिलने के लिए जेल गई और वहां मैंने उनको सब कुछ बता दिया, पूरा प्लान बता दिया। यहीं पे तुमने गलती कर दी सुधा। प्लान तो तुमने बना लिया, लेकिन उस प्लान को कबीरा ने अपनी जीत समझ ली और मुझे फोन कर बैठा। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कबीरा, जब इंसान बदले की आग में अंधा हो जाता है तो वो ना सिर्फ अपने दुश्मन को बर्बाद करता है बल्कि अपने परिवार को तबाह कर देता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.